थे मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। हम जो लास्ट टाइम कुछ पढ़ रहे थे वो था बेस एक्साइटेशन के हवाले से, और मैं चूंकि आपको ये रिलेशन याद करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे हमने इसी से कंटिन्यू कर, एक रिलेशन जो हमने डिराइव किया था वो ये वाला रिलेशन था जिसको ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था इसको हम डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी भी कहते हैं। इसका रिलेशन जो होता है वो टी आर विच इज ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो, या इसको नॉर्मली कई दफा हम टी और सब्सक्रिप्ट में स्मॉल डी भी लिखते हैं। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी से दोनों का मतलब एक ही है, या टी आर लिखें या टी की सब्सक्रिप्ट डी लिखें, एक ही बात है। दैट इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई विच इज, और एक्स आप जैसे आपको पता है कि एक्स हमारे पास जो है वो मास का एम्पलीट्यूड है, और वाई जो है वो आपके पास बेस का एम्पलीट्यूड है, और दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 जीटा आर होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा और जनरली जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल होता है। और दूसरा प्रॉब्लम हमने डिराइव किया था, जो दूसरा रिलेशन में ड्राइव किया था, दैट इज अबाउट फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स ट्रांस ये बेसिकली फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी का रिलेशन है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी का रिलेशन है। सो यहीं से हमारे कंटिन्यू, और ये हमने कुछ एम्पलीट्यूड रिस्पांस देखा था कि एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करता है एक्स ओवर वाई। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसको, इसी को कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज ये में रखी है हमेशा कि जो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी होती है हमारे पास, जो रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, हम ये चाहते हैं कि ना तो ये वाइब्रेशन ग्राउंड में ट्रांसमिट हो, ठीक है, और ना ही ग्राउंड से कोई वाइब्रेशन इस मशीन में ट्रांसमिट हो, यानी कि ये वन वे नहीं, ये टू वे है। ठीक है, यानी कि ना तो कोई वाइब्रेशन जो इस मैस में आ रही, लेट्स से यहाँ पे कोई अनबैलेंस है, मिसाल के तौर पे कोई अनबैलेंस है या कोई मिसअलाइनमेंट है, कोई भी फॉल्ट है, जनरली कोई भी मशीन फॉल्ट होती है जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इस कोर्स के, जिसके अंदर आपके पास मिसअलाइनमेंट भी है, बेरिंग के फॉल्ट भी हो सकते हैं, शाफ्ट बेंड भी हो सकता है। दिस बहुत कॉमन फॉल्ट, अनबैलेंस सबसे कॉमन फॉल्ट है इंडस्ट्री का। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, हाइड्रोलिक फॉल्ट आते हैं, इसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं जो कि डिजायरेबल लेवल से ज्यादा होती हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो भी रही है, मिसाल के तौर पे किस मशीन में, लेट्स से कोई ये मशीन है, तो ना तो वो वाइब्रेशन ग्राउंड में ट्रांसमिट हो, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली जब वो ग्राउंड में ट्रांसमिट होगी तो वो किसी और मशीन में जाएंगी, और ना ही कोई वाइब्रेशन जो ग्राउंड से आ रही हो वो मशीन में ट्रांसमिट हो। ठीक है, या ना होने से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आइसोलेट कर दें, वो तो पॉसिबल नहीं होता, मतलब मैक्सिमम कोशिश करें कि कम से कम वाइब्रेशन की ट्रांसमिशन हो। सो ये हमारा पर्पज होता है वाइब्रेशन आइसोलेशन के हवाले से। और वाइब्रेशन आइसोलेशन जैसे मैंने को बताया कि ये वर्ड इस्तेमाल होता है कि हम टी आर को जितना स्मॉल रखेंगे, ठीक है, या हम फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी को, जो कि बेसिकली ये वाला फैक्टर है, इसको जितना स्मॉल रखेंगे हमारे पास उतनी आइसोलेशन जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, डेफिनेटली प्रैक्टिकली इसकी एक लिमिट होती है, यानी कि आप कितनी अच्छी आइसोलेशन कर सकते हैं, ये भी इसकी एक मटेरियल लिमिट होती है, और आप इस लिमिट से डेफिनेटली एक्सीड नहीं कर सकते। ये हम जब आप प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस हद तक ये मुमकिन है कि हम इसको जो है वो कम कर सकें, टी आर को, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो को। आइडियली अगर आप थियोरेटिकली गौर करें तो डेफिनेटली इसको तो जीरो होना चाहिए, यानी कोई वाइब्रेशन लेट से यहाँ से आ भी रही है तो वो कोई वाइब्रेशन ट्रांसमिट ना हो मशीन में। तो इसका सादा मतलब ये हुआ थियोरेटिकली कि ये जो है वो जीरो के हो, जीरो के बराबर हो, तो इसका मतलब नो ट्रांस, कोई भी वाइब्रेशन हो रही है मशीन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये उसी सूरत में मुमकिन है, मैं थियोरेटिकली बात करूं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। उसी सूरत में मुमकिन है कि मशीन जो है वो हवा में पड़ी हो, यानी कि इसके दरमियान में या कोई कनेक्शन ही ना हो, इस जगह पे नो कनेक्शन। ठीक है, अब चूंकि प्रैक्टिकली आपको भी पता ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मशीन को हवा में लेविटेट कर दे, तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी चीज से उसको सपोर्ट देना पड़ेगा ग्राउंड से। अब वो जो चीज जिससे आप सपोर्ट देंगे वो डिसाइड करना है कि वो कितनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी मैक्सिमम ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो कम हो सके। ये बेसिकली बुनियादी पर्पज होता है इस, मतलब इस जो टॉपिक है इसको पढ़ने का। ठीक है,
अगर आप गौर करें, आपके पास वेक्टर्स देखें, तो आपके पास क्या है कि आपके पास एक, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करूं तो आपके पास लेट से ये फोर्स वेक्टर है, और अगर आप इस फोर्स वेक्टर की नेचर को देखें तो ये जो फोर्स वेक्टर है बेसिकली ये आपके पास स्प्रिंग फोर्स वेक्टर है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स वेक्टर। मैं उसी सेम चीज को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स वेक्टर। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी इस डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स वेक्टर है और ये इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। जो दूसरा वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं वो अब आप मुझसे ये सवाल करें, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, आप जरूर करें अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है। ये मैंने स्ट्रेट क्यों ड्रॉ किया है, ये मैंने स्ट्रेट क्यों ड्रॉ किया, आप किसी डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा ड्रॉ करें। मैंने स्ट्रेट क्यों ड्रॉ किया, मैं आपको भी थोड़ा सा आइडिया आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। दूसरा वेक्टर जो है वो हम ड्रॉ करेंगे इस तरह, ठीक है, और ये वेक्टर जो होगा वो इस वेक्टर से 90 डिग्री पे होगा, और ये जो वेक्टर है इसको मैं कहूंगा, इस वेक्टर को मैं कहूंगा डैम्पिंग फोर्स वेक्टर, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अगर आपके जेन में थोड़ा सा हो तो दिस बिकम इक्वल्स टू, इसका जो मैग्नीट्यूड, जैसा मैंने इसका मैग्नीट्यूड के एक्स लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड होगा सी ओमेगा एक्स, ठीक है। अब किसी को ये समझना आया कि ओमेगा एक्स कहां से आया है, सारा को समझ आया सी ओमेगा एक्स मैंने कैसे लिखा है, डैम्पिंग फोर्स वेक्टर। यस सर। ओके दैट्स गुड, ठीक है। ये अगर आप, मैं लिख देता हूं, बेसिकली अगर आप गौर करें तो आपके पास जो फोर्स होती है दैट इज सम के, ठीक है, एक्स टाइम्स, या चलें इसको हम, हाँ हम इसको क्या लिखते हैं, के एक्स, ठीक है। और अगर अगर और एक्स आपके पास क्या होता है, एक्स इज नथिंग बट सम कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट, अगर आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लें, जो मैं आपको पहले बताता रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लें तो इसको हम 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फोर्स का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो के एक्स के बराबर होता है, और कैपिटल एक्स जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। सिमिलरली जो डैम्पिंग फोर्स होती है वो होती है सी एक्स डॉट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एक्स डॉट पुट करें, यानी कि इसका डेरिवेटिव लें, तो ये बनेगा एक्स सी एक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको भी हम 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि लेट्स से साइन एक ही हो तो ये 1 होगा तो ये 0 होगा फॉर द सेम ओमेगा। अभी हम ये नहीं कहते कि किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम, मतलब इस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा ये मिनिमम होगा, हम ये कहते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, और वो बराबर है सी ओमेगा एक्स के, ठीक है। सो हमने ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये भी पता है कि एक डिपेंडेंट है, एक जो फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स वेक्टर है, जो स्प्रिंग फोर्स वेक्टर है ये डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट पे, और जो डैम्पिंग फोर्स वेक्टर है ये डिपेंडेंट है वेलोसिटी पे। और मेरा ख्याल है आपको शायद बड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा, इससे ये देखें, जरा गौर करें, आप देखें यहाँ पे दिस इज सी एक्स डॉट, ठीक है। तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड, सी एक्स ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और इनका आपस में जो फेज होता है वो 90 डिग्री का होता है। और ये हमें कैसे पता लगता है, अगर आपके जेन में कभी मैंने आपको वो स्टार्ट लेक्चर के बिल्कुल पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आप तीनों को एक ही स्केल पे ड्रॉ करें, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को, तो अगर डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये रिस्पॉन्स है तो वेलोसिटी का ये रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन का ये रिस्पॉन्स होगा। तो आप सारों का फेज देखें तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 90 स्टार्ट हो रहा है, और ये 180 से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का आपस में फेज होता है वो 90 डिग्री होता है। इसीलिए मैंने जो वेक्टर ड्रॉ किया ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे किया। तो थर्ड वेक्टर में जो थर्ड फोर्स होती है वो इनर्शियल फोर्स होती है, और वो डिपेंड करती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है एक्सेलरेशन के ऊपर, जो कि होती है एम एक्स डबल डॉट।
और अगर आप यहाँ पे एक्स डबल डॉट यानी कि कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी से डबल डेरिवेटिव लेके यहाँ पुट करें, so what you get is m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एक्स। ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है इसके, शायद थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ हो गया, ये एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर है। ठीक, चलो rather यूज अ लाइन। ठीक है, ये एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर क्यों है? अभी भी इसका आपस में भी क्या फेज है, इसका आपस में फेज 90 है। और ये आपको पता है कि जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहां जो एक्सेलरेशन है वो और 90 डिग्री लीड करती है। ये डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का आपस में 180 का फेज होता है, और आपको ये नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम को जब हम क्लोज करते हैं, यानी कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, तो ये हमारे पास बनती है रिजल्टेंट फोर्स। ये वो फोर्स होती है जो कि आपके पास बाहर से एंटर हो रही होती है। ठीक है, ये वो फोर्स होती है जो बाहर से हमारे पास एंटर होती है हमारे के मैस के अंदर। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जो उस मैस में प्रोड्यूस हो रही है, अगर कोई अनबैलेंस है तो उस वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, ये जो अब हमारे पास, अगर आप गौर करें फिलोसॉफिकली, तो अगर यहाँ पे कोई फोर्स है जो कि बेस की है और वो ट्रांसमिट होनी है, तो वो किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है? क्या पॉसिबिलिटी है? इस मशीन का और इस फ्लोर में क्या कनेक्शन है? इसके दरमियान में कनेक्शन की दो ही चीजें, एक स्प्रिंग है और एक डैम्पर है। इन दोनों के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है, और तो कोई तरीका नहीं है ट्रांसमिट होने का। ठीक है, सो अगर आप इसको, अगर मैं इस वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करना चाहूं, तो आपके पास ये जो वेक्टर होगा जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज योर एफ टी। ठीक है, ये जो आपके पास ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया? अगर आप वेक्टर देखिए, इस वेक्टर में दो ही फोर्सेस हैं, एक स्प्रिंग फोर्स, एक डैम्पिंग फोर्स, और यही वो दो एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांसमिट कर रहे हैं फोर्स को, कहां से? फ्रॉम ग्राउंड टू द मशीन और फ्रॉम द मशीन टू द ग्राउंड। सर ये आपने वेक्टर ड्रॉ किया रिजल्टेंट, ये फिर बता दें क्या है सर ये? दोबारा क्या पूछे, समझ नहीं आया क्वेश्चन आपका। सर आपने सेंटर में ब्लू लाइन एक ड्रॉ किया, डायगोनल लाइन, वो ये क्या चीज? रिजल्टेंट ओके वेक्टर। ओके ओके ओके। अब आप मैं दोबारा बताता हूँ, ये जो आपके पास ब्लू लाइन है, ये मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया? मैं ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता था। देखिए, आपके पास आपने देखना है कि आपके पास ये जो, ये भी कोई फोर्स होगी, अंडरस्टूड सी बात है, ये फोर्स वेक्टर है, तो जो भी मैं इसमें वेक्टर बनाऊंगा वो फोर्स ही होगी। अब ये वाला जो वेक्टर है, ये इसको मैंने एफ टी क्यों लिखा है? क्योंकि ट्रांसमिटेड फोर्स जो मैंने आपको बताया कि या तो क्या है कि आपके पास मशीन से ग्राउंड में ट्रांसमिट हो रही है, या ग्राउंड से मशीन में ट्रांसमिट हो रही है, ये ट्रांसमिटेड फोर्स है। दोनों सूत्रों में ये ट्रांसमिटेड फोर्स है। ठीक है, यस सर। और सर जो दूसरी एफ है सर, जो अपनी ब्लैक लाइन ड्रॉ की, ये एक्सटर्नल फोर्स है सर? जी, ये एफ जो ये आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है, या तो ये फोर्स जो आपके पास बेस में आ रही है, ये फोर्स है जो आपकी मशीन में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। यानी कि ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी मशीन में अनबैलेंस हो और वो ग्राउंड में ट्रांसमिट करेगी, वो करेगी, डेफिनेट सी बात है। तो हम दोनों साइड पे देखते हैं। तो चूंकि ये वेक्टर जो एफ टी है, ये क्लोज कर रहा है स्प्रिंग वेक्टर को और डैम्पिंग वेक्टर को, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डेफिनेटली एफ टी होगा, क्योंकि ये इसी पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि ट्रांसमिटेड फोर्स सिर्फ इन दो एलिमेंट से पॉसिबल है, इसके अलावा किसी और एलिमेंट से पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इसका वेक्टर सम लिखूं, तो दैट इज इक्वल्स टू के कैपिटल एक्स होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एक्स होल स्क्वायर। मैं कहना इससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि जब आपने कोई वेक्टर मैग्नीट्यूड लिखना हो, तो आपको पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप गौर करें इस पूरे में से, तो अगर हम इसमें से के एक्स कॉमन ले लें, के एक्स को कॉमन ले लें, तो के एक्स इंटू 1 प्लस
सी ओमेगा एक्स बाय के एक्स होल स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, ये मैं ट्रांसमिटेड फोर्स निकाल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, so what we have here, transmitted force is equals to kx times 1 plus c omega x by kx whole square। ठीक है, आपको पता है x इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली टर्म जो है इसको मैं अलग से सॉल्व करूं ताकि आपको f और k। ठीक है, अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करूं तो c अगर आपको याद हो तो k को क्या मैं लिख सकता हूं, ओमेगा n इज इक्वल्स टू k बाय m अंडर रूट। ठीक है, सो k इज इक्वल्स टू m ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपके पास मैं यहां पुट करूं k को तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू c ओमेगा ओवर k इज इक्वल्स टू c ओमेगा ओवर m ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है, और आपको याद होगा कि हमने यही टर्म c ओवर m की टर्म यूज की थी अपने मॉडलिंग में, और ये बराबर होती है 2 जीटा ओमेगा n। मेरे को स्टार्ट में जब फोर्स्ड मॉडलिंग करते हैं, फ्री वाइब्रेशन मॉडलिंग करते हैं, उसमें भी हमने देखा था। तो ये क्या बन जाएगा, 2 जीटा ओमेगा n ओमेगा डिवाइडेड बाय m ओमेगा n स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, व्हाट यू गेट इज 2 जीटा, सॉरी m नहीं आएगा, सॉरी m नहीं आएगा, बिकॉज m हमने c ओवर m की वैल्यू लिखी है, m नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस बिकम इक्वल्स टू 2 जीटा एंड ओमेगा बाय ओमेगा n इज r। ठीक है, आपको याद है हमने ओमेगा बाय ओमेगा n को फ्रीक्वेंसी रेशो कहा था। तो यहां पुट करें तो ट्रांसमिटेड फोर्स इज नथिंग बट के एक्स टाइम्स 1 प्लस 2 जीटा r होल स्क्वायर। दिस इज द ट्रांसमिटेड फोर्स। ठीक है, ये एक और रिलेशन है ट्रांसमिटेड फोर्स का, एक हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये कहाँ का यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। एक हमने ये पढ़ा था, ये भी ट्रांसमिटेड फोर्स का रिलेशन है, और ये y से ट्रांसमिट हो रही है, और ये रिलेशन है जब x से ट्रांसमिट होगी। यानी कि आप कुछ इस तरह समझ लें कि ये वाला जो रिलेशन है ये तब यूज होगा जब आपके पास मशीन में कोई अनबैलेंस है या कोई फोर्स है, और वो आपके पास बेस में ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, ये उसका रिलेशन है। ठीक है, और ये वो रिलेशन है जो आपके पास आप देखें यहाँ पे y आ रहा है, आप गौर करें इस दोनों रिलेशन को गौर करें, यहां भी एफ टी है, यहां भी एफ टी है। ठीक है, ये दोनों ट्रांसमिटेड फोर्स है। वो रिलेशन तब यूज होगा जब आपकी फोर्स y से x में ट्रांसमिट होगी, यानी कि बेस से आपके पास इस मशीन में ट्रांसमिट होगी। ठीक है, ये रिलेशन तब इस्तेमाल होगा। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ये रिलेशन आपको पेपर में गिवन होंगे सारे, इसीलिए याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये समझना है कि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बड़ा क्लियरली समझ आएगा कि हम बेसिकली कैसे यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, सारा को समझ आ गया पॉइंट? यस सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। यस सर, मैंने वेक्टर डायग्राम में एक चीज पूछनी थी। जी प्लीज पूछे। सर, ये जो हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर एक्स जो वेक्टर आया है सर, ये कौन सी वेक्टर है? ये कौन सा वेक्टर? ओके, ये जो एम ओमेगा एफ स्क्वायर का वेक्टर है ये एक्सेलरेशन फोर्स का वेक्टर है, या एक्सेलरेशन फोर्स इसे ना कहें आप, इनर्शियल फोर्स कह लें। ठीक है, इनर्शियल फोर्स वेक्टर। ठीक है, और आपको पता है ये जो फोर्स होती है ये बराबर होती है एम एक्स डबल डॉट के। इनर्शियल फोर्स जो कि जब लिखते हैं रिलेशन समेशन एफ इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, ये जो एम एक्स डबल डॉट क्या होती है? इनर्शियल फोर्स होती है। ठीक है, जो सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही होती है, और ये डिपेंडेंट किस पे होती है? डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक्स डबल डॉट आता है, और जब एक्स डबल डॉट यानी कि अगर आपके पास एक्स हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आपके पास x इज नथिंग बट
अगर आप गौर करें तो दिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू कैपिटल X साइन ओमेगा टी, कोई मैग्नीट्यूड होगा साइन को, साइन का फंक्शन होगा। अगर इसका हम डबल डेरिवेटिव लें तो दैट इज इक्वल्स टू, या मैं ले लेता हूं आपको, अगर हम इसका x डॉट लें, x डॉट विल बी इक्वल्स टू, ये तो नहीं, आपको जगह नहीं है, so x is equals to capital X sin omega t, x dot is equals to x omega cos omega t, और x डबल डॉट इज इक्वल्स टू, और ये माइनस x ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जब आप इसको यहां पुट करेंगे इस जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा, जिसका माइनस m x ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अभी जो आप देखें, मैंने जो मैग्नीट्यूड लिखा है वो तो यही लिखा है, और ये वाला मैग्नीट्यूड तो वही है। ये देखें, माइनस साइन का मतलब क्या है कि ये आउट ऑफ फेज है। ठीक है, ये 180 आउट ऑफ फेज है। माइनस साइन को मैंने रिप्रेजेंट किया इस वेक्टर को उल्टा ड्रॉ करके, यानी कि आपके पास ये वेक्टर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये वेक्टर है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस वजह से जो हमने इसका लिखा है वो माइनस साइन इसको लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनर्शियल फोर्स वेक्टर है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो ये आपके पास इनर्शियल फोर्स होती है, और समेशन ऑफ फोर्सेस में दो फोर्सेस अमूमन होती हैं, एक आपके पास स्प्रिंग फोर्स होती है, एक आपके पास डैम्पिंग फोर्स होती है। तीन फोर्सेस होती हैं। तीन फोर्स को जब वेक्टर में ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो फोर्स किस पे डिपेंडेंट है। वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, वो फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, वो फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। पॉइंट समझ आ गया? यस सर, और जो नेगेटिव साइन है सर, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। जी, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। मैथमेटिकली तो माइनस साइन आएगा, जब आप इसको प्रैक्टिकली वेक्टर पे शो करेंगे तो ये माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि ये एग्जैक्टली 180 ऑपोजिट फेज में है। ठीक है, और आपको फेज भी क्लियरली वेक्टर डायग्राम में नजर आ रहा होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम फेज को शो नहीं करें और हम वेक्टर को लेट से ऐसे बना दें, तो फिर आप देखेंगे इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह का बनेगा। दैट इज समथिंग वेरी ऑड। ठीक है, सो इसलिए जो है वो ये जो माइनस साइन है ये क्लियरली शो करता है कि जो इसका फेज है वो डिस्प्लेसमेंट से 180 डिग्री आउट है। आप गौर करें, दोनों में साइन है, डिस्प्लेसमेंट में भी साइन है और एक्सेलरेशन में भी साइन है और डिस्प्लेसमेंट में भी साइन है। माइनस साइन शो कर रहा है कि ये उलट है एक दूसरे से। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो ये कुछ रिलेशंस है जो हमने यूज करने हैं। अब कुछ इसकी एक दो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं। फेज के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करता, थोड़ी सी कर लेते हैं बात। जो मैंने आपको रिलेशन बताया था, अगर आपके ज़हन में हो, ये वाला, ठीक है, आपके पास ये वाला जो रिलेशन है θ1 माइनस θ2, इसको हम कंबाइंड रख के थीटा लिखते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए, इसको हम लिखेंगे cos ओमेगा टी माइनस थीटा, और थीटा बेसिकली है θ1 प्लस θ2। इसके लिए भी थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए होती है, उस डिटेल में जाए बगैर कि हम क्या करेंगे, मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जो थीटा बराबर होता है, ये फाइल लिखा है, इसको आप थीटा कह लें, फेज एंगल, ये बराबर होता है 2 जीटा आर क्यूब ओवर 1 प्लस 2 जीटा स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर। ये दोनों को सॉल्व करके आता है, दोनों थीटा को ऐड करके आता है। ठीक है, ये होता है फेज डिफरेंस बिटवीन किसके, फेज डिफरेंस बिटवीन द बेस मोशन एंड योर मास मोशन। ठीक है, इसके दरमियान का फेज होता है। अब जो बेस एक्साइटेशन के अंदर फेज बहुत क्लियरली नहीं पता लगता। मिसाल के तौर पे आप ये जरूर कह सकते हैं कि अगर आप गौर करें तो ये आपके पास प्री रेजोनेंस है जिसमें आर की वैल्यू लेस देन 1 है, और ये आपके पास पोस्ट रेजोनेंस पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो नॉर्मली एंगल जो होता है, नॉर्मली जो होता है आप गौर करें वो 45 के करीब होता है। ठीक है, या अमूमन 1 के ऊपर 90 करीब भी हो जाता है। ठीक है, तो ये, और उसके बाद जो है वो एंगल इवन पोस्ट रेजोनेंस में भी 45 से कम एंगल हो सकता है। ठीक है, और प्री रेजोनेंस में भी हो सकता है। तो बेस एक्साइटेशन में फेज को क्लियरली
डिफाइन करना मुश्किल होता है। जो आर्म फोर्स एक्साइटेशन होती है उसके अंदर तो पता लग जाता है, क्योंकि उसमें मैंने को बताया था कि 90 से कम एंगल हो तो प्री रेजोनेंस है, 90 से ग्रेटर तो पोस्ट रेजोनेंस है। लेकिन बेस एक्साइटेशन में ऐसा बहुत मुश्किल है फाइंड करना कि एग्जैक्टली किस लोकेशन के प्री और पोस्ट है। फेस से इतना पता नहीं लगता, जरूर पता लगता है कि अगर आपके पास जो जो लेट से आपको एंगल 140 डिग्री है तो डेफिनेटली प्री रेजोनेंस नहीं हो सकती है, ये पोस्ट रेजोनेंस ही होगी। ये तो हम कंफर्म कर सकते हैं। और आप ग्राफ से गौर करें तो अगर आपके पास ये देखेगा, आपको जो ये प्री रेजोनेंस कंडीशन है इसमें मैक्सिमम एंगल कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम एंगल आपके पास तकरीबन 100 डिग्री तक जा रहा है, वो भी जब रेजोनेंस हो रही है। और पोस्ट रेजोनेंस में आपके पास एंगल वेरी कर रहा है तकरीबन 35 से ऑनवर्ड, यानी कि आप अगर मैं यहां पे लिख दूं तो प्री रेजोनेंस का मतलब है जब आर लेस देन 1 हो तो एंगल वेरी कर रहा है 0 से लेकर रफली 100 तक, मैं इसलिए रफली लिख रहा हूं। और पोस्ट रेजोनेंस में ये एंगल जो है ये तकरीबन 35 से लेकर रफली 160 तक जाता है। देखिए तो चूंकि इसमें ओवरलैपिंग है ना 100 135, इसलिए एग्जैक्टली अगर जैसे बताया 130 140 145 हो तो फिर क्लियर है ये पोस्ट रेजोनेंस है। अगर एंगल जो है वो टू 10 डिग्री है 15 डिग्री है तो पता लगता है ये प्री रेजोनेंस है। लेकिन अगर एंगल कहीं 80 या 90 है या 60 या 70 है तो फिर नॉर्मली बहुत मुश्किल है कि हम फेस से ये बताएं कि प्री रेजोनेंस है पोस्ट रेजोनेंस है। हम नॉर्मली फिर आर से ही बताते हैं कि हमें ओमेगा और ओमेगा एन पता हो, तभी हम बता सकते हैं कि प्री रेजोनेंस है या पोस्ट रेजोनेंस। ये समझ आ गया? यस सर। इसका इतना रोल नहीं है, मैंने आपको जस्ट एक, चूंकि अभी आ रहा था तो मैंने क्विकली बता दिया। अच्छा, एक दो चीजें हैं जो हमने गौर से देखनी है, इसलिए ये ट्रांसमिसिबिलिटी के हवाले से है और फिर कोशिश करेंगे हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लें। ओके, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो जो है, अच्छा ये जो रिलेशन आता है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है। आप जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो को, ये मैं थोड़ा सा डिराइव करता हूँ यहाँ पे, इसको फोर्स रेशियो में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कोई फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ये सॉरी ये कोई इसमें कोई फोर्स है अनबैलेंस है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपको याद होगा हमने इसका मैग्नीट्यूड पढ़ा था, एफ नॉट ओवर के डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये होता है। अब आपको ट्रांसमिटेड फोर्स का रिलेशन अगर याद हो तो वो बराबर था के एक्स इंटू 1 प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम x की वैल्यू, ये अच्छा ये किस सूरत में रिलेशन होगा? जब मैस में कोई अनबैलेंस होगा, यानी कि कोई फोर्स मैस में लग रही होगी, वो विंड की वजह से हो, अनबैलेंस की वजह से हो, किसी और वजह से हो। अगर मैं इस x को यहां पुट कर दूं तो आप इंटरेस्टिंग देखें इस चीज को कि आपके पास एफ टी जो होगा के से कैंसिल हो जाएगा, यू गेट एफ नॉट इंटू डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमिनेटर में होगा 1 प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस सॉरी 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप एफ नॉट को वहां ले जाएं लेफ्ट साइड पे तो व्हाट यू गेट इज ये। आपको कहने का मकसद ये है, आपको याद हो ये वही रिलेशन है जो एक्स ओवर वाई का रिलेशन है। ठीक है, ये वही रिलेशन है जो एक्स ओवर वाई का रिलेशन है। ठीक है, सो हम इसको ट्रांसमिसिव यानी कि इसको फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिट, ये दोनों बेसिकली बराबर होते हैं। इसके अंदर एक शर्त जरूर है और वो क्या है कि अगर आपके पास फोर्स प्रोड्यूस हो रही हो मैस में और वो ट्रांसमिट हो रही हो बेस में, ये आपने ध्यान में रखना है इसको। फोर्स प्रोड्यूस हो रही हो मैस में, और मैंने आपको बताया कि ये मैस जो है ये कोई मशीन भी हो सकती है। ठीक है, ये कोई मशीन भी हो सकती है। और इसको देखते हुए जो है वो हम नॉर्मली जो है वो ये रिलेशन यूज करते हैं, बस ट्रांसमिशन हो रही है मैस से बेस में। जहां तक इसे क्वेश्चन तो नहीं है तो पूछ लें क्विकली। सर ये जब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा हमें फार्मूला कहाँ पे यूज करना है?
हाँ, ये आपको बेसिकली प्रॉब्लम से समझ आएगी, प्रॉब्लम को देख के समझ आएगी कि आपने रिलेशन कौन सा यूज करना है। ठीक है। जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो है वो तो एक ही रहती है, उसका रिलेशन तो यही है। ठीक है, वो यही है। ठीक है। वो आपको ये मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये पता है कि चले अभी प्रॉब्लम करते हैं, तो मैं आपको शायद आपको समझ आएगी कि ये प्रॉब्लम्स की नेचर से समझ आती है कि आपके पास क्या है, आपने कौन सा रिलेशन यूज करना है। ठीक है। हम आज जो है वो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व, इसके प्रॉब्लम भी 5-6 प्रॉब्लम्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज हम सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि आपके पास जो है वो ये कैसे होता, ये मतलब आपके पास अप्लाई कैसे होता है रियल लाइफ में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना, मैंने आपको बताया इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, उसको बहुत गहराई से देखा जाता है इस फिनोमेना को। ओके, वो कहता है कि आप 55 kg लेबोरेटरी इक्विपमेंट, आपके पास एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट है। लेबोरेटरी इक्विपमेंट आप ये कह सकते हैं कि कोई आपके पास मेजरिंग भी हो सकता है, या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ में से कि आपके पास एक होती है CMM। किसी को पता है CMM किसे कहते हैं? किसी को पता हो? ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। CMM कहलाती है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। ठीक है। ये तकरीबन इसकी कॉस्ट होती है कि 2-2.5 करोड़ के करीब। ये मशीन जो होती है ये आपको किसी भी, अगर आपने पार्ट को रेप्लिकेट करना है तो ये मशीन आपको उसके कोऑर्डिनेट्स देती है। कोऑर्डिनेट का मतलब उसको की 3D, क्या आप कह रहे हैं, 3D कोऑर्डिनेट देती है कि लेट्स से अगर आपको इसको लेट्स से कार्बोरेटर है या कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी पार्ट है, वो अगर आप इस मशीन में रखेंगे तो आपको बताएगा अच्छा इसकी ये लेंथ ये है, ये लंबाई इतनी है, इसका डिस्टेंस ये है, ये इतनी आर्क लेंथ है, ये सारी कोऑर्डिनेट मेजर करती है। इस मशीन की प्रिसीजन के लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जो है वो हम क्या करते हैं कि इसको आइसोलेट करते हैं किसी भी ग्राउंड की वाइब्रेशन से, और इसके दरमियान में जो है वो हम जो है वो कंप्रेस्ड एयर कॉलम रखते हैं। कंप्रेस्ड एयर फीड करते हैं। कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर क्या करती है? कंप्रेस्ड एयर एज ए स्प्रिंग और डैम्पर एक्ट करती है, और किसी भी वाइब्रेशन जो कि ग्राउंड से आ रही होती है उसको आइसोलेट करती है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, एक एग्जांपल दिया, बहुत सारी और एग्जांपल्स भी होती हैं। तो इसको आइसोलेट करना जरूरी होता है, अदरवाइज जब आप कोऑर्डिनेट मेजर कर रहे होंगे तो अगर आपकी वाइब्रेशन के ग्राउंड से ट्रांसमिट हो रही है तो आपके सारे कोऑर्डिनेट गलत हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा पार्ट है जो मशीन में फिट होना है तो डेफिनेटली आपको पता है, आपको आपने बहुत सारे लोगों ने गौर किया होगा, आपका जो बोल्ट का जो एग्जैक्ट लोकेशन है अगर 1 mm भी आउट हो जाए, आपकी बॉडी कभी वो असम्बली में फिट ही नहीं होगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे जब आप पार्ट रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, कि जो आपकी मशीन इसको मेजर कर रही है वो बहुत हाईली एक्यूरेट हो, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, आपके एग्जैक्टली वो जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक हमारे पास लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, जैसे बताया लेबोरेटरी इक्विपमेंट ये भी लेबोरेटरी में पड़े होते हैं, CMF भी। और आपके पास क्या है, इस टू बी माउंटेड ऑन अ टेबल इन अ लेबोरेटरी, तो वो एक टेबल पे हमने माउंट करना है। आपके पास एक टेबल है, हमने उस पर माउंट करना है इसको। ठीक है। द टेबल इज रिजिडली अटैच्ड टू द फ्लोर। ये टेबल जो है ये नॉर्मली फ्लोर से अटैच है। आपने कभी गौर किया, उस तरह के टेबल्स होते हैं और हम उसको नॉर्मली उसकी जो लेग्स होती है उनको थोड़ा नीचे करके ग्राउंड में उसको सीमेंट कर देते हैं ताकि वो फिक्स हो जाए। ठीक है। अच्छा, हमने जब क्या किया, द मेजरमेंट इंडिकेट्स द फ्लोर एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, जब हमने मेजरमेंट की यहाँ पे एक्सेलरेशन की इसके फुट के ऊपर, तो वाइब्रेशन जो आ रही थी इस फ्लोर के ऊपर, उसका जो एम्पलीट्यूड था वो था 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये एक्सेलरेशन का है। और मैंने आपको बताया कि नॉर्मली चूंकि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वाइब्रेशन मेजर करने के लिए वो एक्सेलेरोमीटर्स होते हैं। ठीक है। ज्यादा 90% जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, या आखिर लेक्चर में डिटेल बताऊंगा कि क्यों इस्तेमाल होता है, क्यों एक्सेलेरोमीटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है वो एक्सेलेरोमीटर इस्तेमाल होता है, इसलिए वो एक्सेलरेशन में आपको वैल्यू देता है। ठीक है। तो हमारे पास जो हमने इसकी टेबल पे कहीं ग्राउंड से वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो रही थी और वो हमने नोट किया
हमारे सेंसर ने ये बताया कि वो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स थी दैट इज 31.5 न्यूटन, ठीक है। एंड और जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, ये जिसको आप एफ कह लें, 100 हर्ट्ज, ठीक है। Accurate use of the equipment required that the acceleration amplitude should be limited to 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कहता है कि ये जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट अगर आपने इसे यूज करना है तो इसमें जो मैक्सिमम अलाउएबल वाइब्रेशन है, मैक्सिमम अलाउएबल वाइब्रेशंस है, वो इट शुड बी एटलीस्ट लिमिटेड टू 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट कैसे पता होती है? ये मशीन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्यूरेट मशीन ऑपरेट करना चाहते हैं। कुछ मशीन ऐसी होती हैं जिसमें ज्यादा वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड भी चल जाता है, कुछ मशीन ऐसी होती है जिसमें हमें बहुत हाईली एक्यूरेट चाहिए होता है, तो वहां पे हम एम्पलीट्यूड बहुत कम रखते हैं। हाँ, ये मैं आपको फिर बताया, इसको जीरो नहीं कर सकते आप, ये नहीं कह सकते मुझे रिक्वायरमेंट 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। रिक्वायरमेंट तो आपको होगी जीरो की, क्योंकि आप चाहते हैं वो बिल्कुल ही ना वो हिले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको अलाउएबल रेंज में लेके जाते हैं कि अलाउएबल रेंज उस इक्विपमेंट की क्या है। जी पूछे को पूछ रहा था सवाल। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम बेस एक्साइटेशन आपको समझ आ रही है। वो कहता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द माउंटिंग ऑफ द डैम्पिंग रेशियो 0.1 दैट कैन यूज टू लिमिट द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड टू 0.3। वो कहता है हम दरमियान में, इस टेबल के और इस इक्विपमेंट के दरमियान में, ये जो मैं आपको ब्लैक से शो कर रहा हूं, ये कोई हमारे पास माउंटिंग है। ये माउंटिंग रबर पैड भी हो सकता है, ये माउंटिंग कोई और चीज भी हो सकती है, मैं आपको बताया डिफरेंट तरह की चीजें इस्तेमाल होती है। ओके, वो कहता है कि इसकी डैम्पिंग रेशियो 0.1 है और आपने इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको 0.3 पे लिमिट करना है, तो उसकी स्टिफनेस क्या होगी? यानी कि मैं आपको बताया कि जो माउंटिंग होती है या आइसोलेटर होता है, इसको हम आइसोलेटर कहते हैं, वाइब्रेशन आइसोलेटर कहते हैं। ये आइसोलेटर में दो ही चीजें होती हैं, या स्प्रिंग या स्टिफनेस या डैम्पिंग, ठीक है, दोनों चीजें होती हैं। वो कहता है अगर इसकी डैम्पिंग 0.1 हमने सेट की हो तो हमें कितनी स्टिफनेस रिक्वायर्ड है इस माउंटिंग की कि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड लिमिट करे 0.3 के ऊपर। और वो कहता है कि इस जब ये होगा तो इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी होगी, उस केस में इसका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सारा को समझ आ गया? यस सर। ओके, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहली बात, हमें दो एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड दिए हुए, एक फ्लोर का। अच्छा, फ्लोर हमारे पास क्या है? देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन, इसको मैं कहता हूं ए वाई और ए एक्स, ठीक है। ए वाई हमारे पास क्या चीज है? जो फ्लोर से आ रहा है, जिसको हम बेस एक्साइटेशन कहते हैं, ठीक है। ये ए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक्सेलरेशन है वो है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए एक्स क्या है? जो कि इस इक्विपमेंट में, यानी कि ये जो बेसिकली इसकी जो मोशन है एक्स, वो क्या है? 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने ए एक्स और ए वाई क्यों लिखा? क्योंकि एक्सेलरेशन है। इसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? आपको मैंने बताया था कि जो आपके पास x होता है, दैट इज, अभी जो पिछली स्लाइड में बताया, x साइन ओमेगा टी, और मैक्सिमम वैल्यू x की क्या होगी? कैपिटल X, ठीक है। अगर हम इसका x डॉट लेंगे तो ये क्या बनेगा? x ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? या इसको मैं x मैक्स कह देता हूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? x ओमेगा। इसी तरह मैं x डबल डॉट कहता हूं, ये होगी माइनस x ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और इसकी भी x मैक्स क्या होगी? माइनस x ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन बराबर होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास, अगर हमें एक्स निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा? ये सारा को समझ आया?
अगर आप एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो हम ये रिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ए वाई होगा तो हम ए वाई लिख देंगे, ए एक्स होगा तो ए एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हमने निकालनी हो ए वाई कॉरस्पॉन्ड किसी वाई कॉरस्पॉन्ड करेगी तो वो बराबर होगी माइनस ए वाई ओवर ओमेगा स्क्वायर, और एक्स बराबर होगी माइनस ए एक्स ओवर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे मॉड इसी लिखेंगे कि चूंकि डिस्प्लेसमेंट को माइनस में नहीं लेते, हम इसको प्लस में कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इसको मॉड लिखेंगे। माइनस मैंने को बताया माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे अगर आप क्या करें, आप वैल्यूज पुट करें, सो x इक्वल्स टू माइनस, और दिस इज 1.3, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा बराबर होती है 2 पाई, और f हमारे पास है 100 स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊपर हमने ए एक्स की वैल्यू, ये सॉरी यहाँ पे y आएगा, ये y ए वाई की वैल्यू, ये वैल्यू ए वाई की है, ठीक है। तो आपको जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करें, what you get is minus 3.06 into 10 raised to power minus 6 मीटर। आप इसको mm में भी लेके चल सकते हैं, लेकिन मीटर में लेने तो ज्यादा, और मॉड है तो ये होगा 3.06, या इसको माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर लिखने का इसमें 6 मीटर लिखने दो कंफ्यूज ना होगा। कैपिटल एक्स हमारे पास होगा, जो कि आपके पास लेबोरेटरी इक्विपमेंट का एम्पलीट्यूड है, वो है माइनस, सॉरी ये 1.2 है, हाँ दिस इज 1.2, सॉरी, माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यू गेट माइनस 7.06 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर, और ये आपके पास आएगी, इसको आप लिख सकते हैं 70.6, ओ सॉरी नॉट, इसको आप लिखेंगे 0.706 माइक्रोमीटर। इवन अगर आप इसको उसमें भी रहने दें पावर में भी, तब भी कोई इशू नहीं है, अगर आप इसको पावर में भी लिखेंगे तब भी तो नो प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया कि मैंने क्यों खत्म कर दिया उसको, क्योंकि हमारे पास जो है वो माइनस मॉड है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसमें लेते हैं। हमें पता है ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो बराबर होती है एक्स ओवर वाई मॉड के, ठीक है। अगर हमें ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या आप जिसमें रिलेशन देखा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा, चूंकि हमें एफ टी और एफ नॉट नहीं पता, एक्स और वाई का पता है, तो एक्स इज 3.06 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय 7.06 इंटू 10 पावर, सॉरी माइनस 7, तो वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.25, ये ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। याद रखिएगा ये ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो हर न्यूमेरिकल में 1 से लेस होनी चाहिए, ठीक है। ये असूल है, अगर ये बढ़ जाएगी तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है, या फिर तो आइसोलेशन कर ही नहीं रहे। तो ये 1 से कम, आइडियली मैंने आपको बताया था, आइडियली जो है इट शुड बी लेस देन 0.1। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझे, वो अगर आप मैसेज करें तो मुझे वो नजर नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन है तो आप वैसे पूछ लें। ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो लेस देन 0.1 है इफ आइडियली जो हम चाहते हैं, लेकिन जनरली जो है वो 1 से कम होनी चाहिए। सर एक्स और वाई ऊपर नीचे लिखती हैं आपने वैल्यूज? एक्स और वाई की वैल्यू मैंने, ओ यस राइट सर वो आपने ऊपर लिखी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आपके पास x है, ओ यस 7.06 इंटू 10 पावर माइनस 7, हाँ 0.25 आ ही नहीं सकता, 3.06 इंटू 10 पावर 6, राइट, थैंक यू। क्योंकि मेरे पास सॉल्व हुआ इसलिए मैं वो देखे आंसर तो यही आता है, लिखा गलत है, ओके। ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो हमारे पास निकल आई। अब हम जो इंटरेस्टेड है वो किसमें है, हमें पता है ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो है, हम इंटरेस्टेड है क्योंकि हमें जीटा का पता है वो 0.1 है, हम इंटरेस्टेड है के निकालने में, ठीक है। कि इस जो माउंटिंग है, इस माउंटिंग की स्टिफनेस क्या होगी,
वो उसमें हम इंटरेस्ट। अब अगर ए पार्ट देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है, देखें इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द माउंटिंग। उसके लिए अगर आप गौर करें तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का कोरिलेशन भी होता है, और वो होता है 1+2 जीटा आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये रेट जो हमने ड्राइव किया था आपके ज़हन में। अच्छा, अब इस रिलेशन से हमारे पास जीटा भी नोन है। अब आर होता है ओमेगा बाय ओमेगा एन, ठीक है। ओमेगा हमें नोन है, दैट इज 2π100, ठीक है। ओमेगा एन हमें नोन नहीं है क्योंकि हमें स्टिफनेस नोन नहीं है, और हम ओमेगा एन किसके बराबर होती है, √k/m के। एम तो हमें नोन है क्योंकि उसका मास लिखा हुआ लेबोरेटरी में 55 kg है, लेकिन हमें के नोन नहीं है, के ही हमने फाइंड करना है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो दैट इज बिकम इक्वल्स टू, आप गौर से देखिएगा, ओमेगा ओवर √k/m, और हमें के निकालना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, विच इज समथिंग लाइक, ये आर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, ओमेगा ओवर k/m। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आसान तरीका ये होता है कि आप कोशिश करें कि आप इसमें से पहले आर निकाल लें, ठीक है। और जब आप आर निकाल लेंगे तो फिर आर को पुट करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। आसान तरीका ये है, अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यू उसके अंदर भी पुट कर सकते हैं आर की, और फिर इसको सॉल्व करके के निकालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी होगा, ठीक है, और थोड़ा मुश्किल भी होगा आपके लिए। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो 0.25 इज इक्वल्स टू, जो कि ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो 1 प्लस 0 इंटू 2 इंटू 0.1। 0.1 क्या है हमारे पास, जीटा, और आर को हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, हम आर पहले फाइंड कर लेते हैं, और 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ये भी हमें नहीं पता, प्लस 2 इंटू 0.1 इंटू आर होल स्क्वायर। ये सारा कुछ समझ आ गया। हम Yes, इसमें sir. आर इंटरेस्टेड है निकालने में। अच्छा, आज का आसान तरीका, अब चूंकि आप तो सिंपल मैथमेटिक्स ही है, आप मैं दोनों तो स्क्वायर लूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और राइट साइड पे आपको बनेगा 0.04, 1 प्लस 0.04 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 0.04 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.0625। ये मैंने सिंपल दोनों का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ओके, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यू गेट 1 प्लस 0.04 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.0625 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 0.04 आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपने खुद एफर्ट करनी है कि इस सारे को सॉल्व करें, ठीक है। आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, मैं वो लिख सकता हूँ। सॉल्व करने से मतलब ये है कि ये आपके पास बनेगी काइंड ऑफ अ फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बनेगी R4 माइनस 2.61 आर स्क्वायर माइनस 15.13 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि आसान है, इसको 0.025 के अंदर मल्टीप्लाई करें, पहले स्क्वायर को खोल लें, फिर आर स्क्वायर की वैल्यू अलग कर लें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, फिर R4 को अलग करें, आर स्क्वायर को अलग करें, जो R4 के साथ है उसको डिवाइड कर दें। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको ऐसे ही आ जाएगा। जो मैंने अप्रोच यूज किया वो एक आसान अप्रोच यूज किया कि बजाय आप ये करने के, आप लेट, मैं कह लेता हूँ लेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2.61 ए माइनस 15.1। सर जी प्लीज, यस सर, इससे ज्यादा बेहतर नहीं है सर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें और 15.13 को सेट ले लें, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लें और 15.13 उससे हो जाएगा। राइट हैंड साइड। यस सर, हो जाएगा। तो सर अभी तो सर Okay. दो बनेंगी सर, एक आर स्क्वायर इक्वल 15.13 आ जाएगा,
दूसरी इक्वेशन आएगी आर स्क्वायर माइनस 2.16 इज इक्वल टू 15.3, तो उससे ज्यादा इजीली निकल आएगा सर। ओके ओके, सो वी गेट आर स्क्वायर, आप ये कह रहे हैं आर स्क्वायर माइनस 2.61 इज इक्वल्स टू इज इक्वल टू 15.13। यस सर। ओके, इसका मतलब है कि ए आर आपके पास आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15.13, एक आर आपके पास ये आ जाएगा। यस सर। और दूसरे आर के लिए सर आर स्क्वायर माइनस 2.61 इज इक्वल टू 15.3। तो ये आपको बन देगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15.13 प्लस प्लस 2.61। 2. आर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, और ये क्या बनेगा आपके पास 17.74। यस ओके, वैल्यू कैलकुलेट करें जरा, मैंने किसी और तरीके से किया हुआ, ये भी तरीका ठीक है, अगर ये है तो फिर तो और आसान हो जाएगा। ये निकाल के बताइए क्या आती है वैल्यू आर की। सर ये अंडर 17 वाले की आ रही है प्लस माइनस प्लस माइनस 12, सॉरी 4.212 212 सर। 15 वाले की बात करें। नहीं सर 17 वाले की सर। अच्छा, ये आप इससे क्या, अच्छा ऊपर वाले की बताया उसकी क्या आ रही है। सर 3.89। 3.89। हम्म, is it right method? यस सर। Okay, R is क्योंकि मेरे पास से कुछ और आ रहा है। सर ये गलत मेथड है क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी आर स्क्वायर और आर बनता है, अगर हम उसको कॉमन ले लें तब भी तो नहीं सॉल्व होता ना, ये तो इस तरह नहीं होगा। दोबारा बताइए। आर स्क्वायर नहीं, सर बजाय तो ठीक नहीं लग रहा ये। सर ये क्वाड्रेटिक ठीक है। फार्मूले में आर स्क्वायर और आर होता है ना, और उसके साथ एक कांस्टेंट होता है, अगर हम उधर से भी कांस्टेंट को उस साइड ले लें और आर को कॉमन ले लें तो फिर भी इसी तरह बनती है, लेकिन उस तरह सॉल्व तो नहीं होता ना। सर ये सिंपल स्क्वायर रूट ही है और कुछ नहीं है। ये मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। वैसे मैंने जो वायरल किया है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये चले इसको मैं देख लूंगा दोबारा एक दफा, फिर मैं नेक्स्ट टाइम क्लियर कर दूंगा। जो मैंने सॉल्व सर किया ना हमारी उसको, यहाँ यस पावर 4 थी तो हमारे पास 4 आंसर आ रहे हैं इससे। नहीं नहीं वो तो ठीक है, उससे तो मैं डिसएग्री नहीं करता। और आपके सर आर स्क्वायर पास, कॉमन भी आ रहा है फर्स्ट टू टर्म से। हाँ नहीं ठीक है, वो उससे उससे तो मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन फिर आंसर डिफरेंट नहीं आने चाहिए। वाई दे आर डिफरेंट नहीं आने चाहिए ना सूली तौर पे। तो मुझे नहीं पता, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि टेक इट फॉर होल्ड। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि जब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है तो ए मेरे पास आया है 1.31 प्लस माइनस 4.1। ठीक है, ये इसको अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पे अप्लाई करें तो मैं अभी वो लिख रहा हूँ जो मेरे पास आ रहा है, उसके बाद इसको मैं क्लैरिफाई, मैं पहले मैं देखूंगा फिर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। हो सकता है मेरे सोल्यूशन में ही गलती हो, ये क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, और आपके पास जो जब इसकी एक टर्म जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, एक टर्म पॉजिटिव आएगी, सॉरी एक टर्म नेगेटिव आएगी। ये आपके पास आएगी 5.41 और ये आपके पास आएगी -2.79। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो a इज इक्वल टू 5.41। ठीक है, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो r बेसिकली वापस a स्क्वायर के बराबर है। r होगा
सॉरी आर स्क्वायर ए के बराबर है। आर स्क्वायर हमारे पास ए के बराबर है, तो आर होगा अंडर रूट ए, तो दैट इज +-2.32, और इसमें चूंकि नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो हम प्लस वैल्यू लेंगे। मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। इसको चलो, इसको वेरीफाई, मैं न्यूमेरिकल आपको पूरा बताता हूँ, फिर वो आंसर वेरीफाई कर लेंगे वो क्या आएगा। ओके, इफ आर इज 2.32, सो आर इज ओमेगा बाय ओमेगा एन, सो R is 2.32, omega is 2 pi into 100, and omega n is under root k over this is 55, ठीक है। हमें m known है, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको सॉल्व करें, आपने सिर्फ यहाँ से k को सेपरेट करना है, तो स्क्वायर ले लें, अलग कर लें, तो आसान तरीका है। So where k will come out to be uh, (401 5442.2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अगर आप इसको मेगा न्यूटन में लिखें तो ये होगा 4.01 मेगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। नॉर्मली ये स्टिफनेस जो होती है ना, वो बहुत हार्ड मटेरियल्स की होती है, तो नॉर्मली जो समटाइम जो मशीन हैवी होती है मैथ की, तो हम हार्ड वो यूज करते हैं, लेकिन ये जरूरी है रियलिस्टिक वैल्यू, रियलिस्टिक प्रॉब्लम लेंगे तो शायद वैल्यूज कुछ और आएंगी। बहरहाल जो लास्ट पार्ट है, हमने स्टिफनेस एस्टिमेट कर ली, तो लास्ट पार्ट है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द लेबोरेटरी इक्विपमेंट। जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी वो x होगी, which is f0 over k divided by square root of 1 minus r square whole square plus 2 zeta r whole square, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो f0 है ना, ये बेसिकली क्या है इस केस में, आप गौर करें, इस केस में वो है जो फोर्स ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। और वो फोर्स हमारे पास क्या थी, So 30 की कितनी शायद है। जो हमारे पास फोर्स है कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स, ये तो फोर्स है जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, फुट पे। ट्रांसमिटेड फोर्स कैसे निकालेंगे? तो ये F इक्वल टू m से एक्सेलरेशन है, और मैथ में पता होता है। नहीं, ये वो तो मैथ्स के ऊपर आएगी ना। अगर हमने ट्रांसमिटेड फोर्स निकालनी है ना, तो हम अब सिंपली इससे भी निकाल सकते हैं। जो F0 यहाँ पे होगी ना, वो फोर्स होगी जो वो प्रोड्यूस कर रही है, जो आपके पास फुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये वो हम बेसिकली यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आएगा ना, वो तो बेसिक यहाँ पे लिखा है F0 ही होता है, लेकिन जो आपके पास जो ये फोर्स, आप एम्पलीट्यूड जब निकालेंगे ना बेस एक्साइटेशन की वजह से, तो यहाँ पे जो डिस्टर्बिंग फोर्स आएगी वो बेसिकली ट्रांसमिटेड फोर्स होगी, प्रोवाइडेड के आपका जो इक्विपमेंट है वो अपनी फोर्स की बजाय ट्रांसमिटेड फोर्स से वाइब्रेट करे। अगर थोड़ा कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट और प्रॉब्लम करेंगे तो वो क्लैरिफाई हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम ऐसे तो कंफ्यूजन हो रही है, आपने स्टिक नहीं रहना सिर्फ उसके साथ कि इधर F0 तो F0 ही लिखना है। यहाँ पे अब अगर हमारे पास उस मशीन के अपने अंदर कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है किसी फॉल्ट की वजह से, तो फिर F0 वो होगा और हम वो लिख सकते हैं। अभी चूंकि हमारे पास फुट में प्रोड्यूस हो रही है और Ft जो है वो ट्रांसमिटेड फोर्स है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं दैट इज Ft इज इक्वल्स टू ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इनटू F0। इसको आप कह रहे हैं दिस इज डिस्टर्बिंग फोर्स, दैट इज 0.25 into 31.5।
दैट इज 7.8 न्यूटन। तो अगर आप इसको यहां पुट करें एफ, अब यहाँ पे आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बिकॉज ये वाइब्रेट कर रही है एफ टी की वजह से, जितनी फोर्स ट्रांसमिट होगी ये उतना ही रिस्पॉन्ड करेगी। तो हमें चूंकि सारी वैल्यू नोन है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो यू गेट एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.44 माइक्रोमीटर। एक्सक्यूज मी सर। जी यस। सर ये जो हम एम्पलीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, ये जो सर हमारी मैथ है सर, जो 0.3 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन पे वेट कर रहे हैं, हम उसका एम्पलीट्यूड फाइंड कर रहे हैं सर। जी उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करें, यानी कि आप कहने का मकसद है कि जो वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो रही है कुछ ना कुछ तो हो रही है ना, 0.3 इसीलिए आ रहा है। जितनी भी वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो रही है उसके अगेंस्ट वो कितना वाइब्रेट करेगा।